आइए दोस्तों, आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ते हैं। वह हिंद यमन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। स्ट्रेटो द्वितीय ने बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजित में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। मिलिंद काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। वह शासक जिसके सिक्कों पर शंकरसन एवं वासुदेव दोनों अंकित है। अगाथोक्लिज कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह धातु थी ताम्र यानी तांबा। अब सही सुमेलित है। शासक और राजवंश। ड्रेमेटियस हिंद यूनानी शासक था, हिंद यूनानी राजवंश का शासक था। रुद्रदामन शक था। गोंडोफर्नीज पल्लव, भीम, कुषाण। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। भीम कड़फिसेस कनिष्क, नहपान एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है भीम कड़फिसेस को। भीम कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस, कनिष्क तथा हर्मबीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था भीम कड़फिसेस ने। कुषाण वंश के कड़फिसेस द्वितीय ने उपाधि धारण की थी, सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। योध्या सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में है 135 वर्षों का। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। 1931, 1952, 2066 तथा 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष 1931। अश्वमेध, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कम्मन में से वे जो कनिष्क का समकालीन थे अश्वघोष और वसुमित्र थे। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था पतंजलि का। कनिष्क के रबतक अभिलेख में किस नगरों का उल्लेख मिलता है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक तथा जीवक ने। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था विशाखदत्त। पुष्यमित्र शुग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अयोध्या लेख से प्राप्त होती है। शुग वंश के बाद भारत पर राज किया था कर्ण वंश ने। पुष्यमित्र, शुग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन की। शिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था पांचाऊ। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी मौर्य और कुषाण वंश की। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:35। अब आइए देखते हैं राजवंश और सिक्कों की धातुएं। कुषाण के समय में स्वर्ण तथा ताम्र के सिक्के चलते थे। गुप्त काल में स्वर्ण एवं रजत आया।
सातवाहन के समय चांदी, तांबा, शीशा एवं प्रोटीन। कलचुरी के समय स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। और सही सुमेलन देखते हैं। गंधार कला कुषाण से संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, मिलिंद पनो से, और तख्त शिलालेख पतिक से संबंधित है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, गंधार मूर्ति कला में। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कलानुक्रम है यूनानी, शक, कुषाण और हून। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ हाथी गुफा लेख के साथ। अब आइए देखते हैं राजवंश और राजधानी। शुग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहन की पैठण, कदम्ब की बनवासी और चंदेल का महोबा। सही कालानुक्रम है सातवाहन, वकाटक और चालुक्य। सही कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। सत्य कथन है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोग पक्ष को अधिक प्रोत्साहित मिला। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है अमरावती। आइए देखते हैं सही सुमेलन। अभिलेख है और इधर शासक है। नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्रीप पर्वतीय कहा गया है, इक्ष्वाकु वंश। सत्य कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षण था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश महामेघवाहन से। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। शुगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे उज्जैन से। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, बालपुत्र देव ने। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक अनाम नाविक है। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में सही कथन है प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। आइए देखते हैं हम गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश के शासन किया 275 से 550 ईस्वी अवधि के मध्य 4 अश्वमेधों का संपादन किया था प्रवर सेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। वह गुप्त शासक जिसको लिच्छवी दौहित्र लिच्छवियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया है समुद्रगुप्त को। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की।
हरिसेन दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रस्ती का रचयिता थे हरिसेन। सही सुमेलन है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य धनंजय, कुस्तलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पलक्का, विष्णुगोपा, कांची। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मौर्य, शुंग, कुषाण तथा गुप्त में से वह राजवंश जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त राजवंश। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति में है चंद्र के। गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। वह अभिलेख जिसमें ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, भीतरी स्तंभ अभिलेख से। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, जो है हुन आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही कथन है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं का तौल सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रभावती गुप्त शासिका थी वकाटक वंश की। सही सुमेलित है कुमारगुप्त प्रथम, मंदौर अभिलेख, पतिक, तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त, एरन अभिलेख। वह अभिलेख जिसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, दसपुर अभिलेख। कुमारगुप्त और बंधु वर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में सही कथन है। इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। इस अभिलेख से में दसपुर के पश्चिमपुर भी कहा जाता है। वह शिलालेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, दसपुर शिलालेख में। सही सुमेलन है शासक और रानियां। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानियां कुमार देवी थी, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह था ताम्रलिपि। भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के लिए नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। विशाख दत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्भी संधियों के बारे में। धनवंती, भास्कराचार्य, चरक तथा सुसूत्र में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र के संबंध नहीं है। भास्कराचार्य लीलावती के लेखक थे। भास्कराचार्य प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था।
7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह स्थित था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था छपनक। कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, आर्यभट्ट ने। वह ताम्रपाषाण युगीन स्थल जिसने वराहमिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है, कै था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था रूपक के रूप में। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन से। गुप्त संवत की स्थापना किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। सम्राट और विरुद्ध अशोक, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य, यानी ये सब जो है ये सब उपनाम है या अन्य नाम है इन शासकों का। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था गुप्त वंश में। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त का। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। 1/3, 1/4, 1/6 तथा 1/8 में से धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। भूमि का वह प्रकार जिसे अपृहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं भूमाप को। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं उदक भोग। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल विख्यात थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में। तोरमान था हुन जातियों का दल का नाम था। हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था बलादित्य एवं यशोधर्मन ने। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी 518 ईस्वी से 521 ईस्वी में भारत दर्शन किया, शुंग यून ने। गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्सर्म के संदर्भ में सही कथन है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक वृक्ष कटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। वृक्ष कटिकम में शूद्रक द्वारा लिखा गया है। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान था कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में शाक्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारण।
सत्य कथन है। कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्राकृतिक की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। अष्टांग योग के अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुग के। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे उदयन तथा उदयनाचार्य और गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है चरवाको का। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है काम। चरवाक दार्शनिक प्रणाली कहलाती है लोकायत प्रणाली। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कनाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है बुद्धि और उपलब्धि से। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। सही सुमेलित है दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करना, शाक्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान। प्रश्नगत दर्शन प्रचारक का सही सुमेलन निम्न है। वैशेषिक उलूक कनाद मुनि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा वादरायण। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। शाक्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है मीमांसा। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सत्य कार्यवाद जिस दर्शन का मुख्य आधार है वह शाक्य दर्शन। वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया वैशेषिक। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक लोकायत और कपालिक तथा शाक्य और योग युग्मों में से वह एक युग्म जो भारतीय षष्ठ दर्शन का भाग नहीं है लोकायत और कपालिक। लोकायत दर्शन कहा जाता है चवारकों को। चेतन शरीर ही आत्मा है कहा है चवार्क ने। नास्तिक विचारधारा है बौद्ध, जैन तथा चवार्क की। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकराचार्य को। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है अभिनवगुप्त का। अष्टांग योग के अंतर्गत अतरंग साधना कहा जाता है धारणा, ध्यान और समाधि को। संवत्सर गणना काल विक्रम संवत्सर 57 से 58 ईसा पूर्व, शक संवत्सर 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 319 ईस्वी, काली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। गद्या था सिक्का पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है कृत संवत के नाम से।
एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासक था मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, वल्लभी के मैत्रक। वर्धन राजवंश की स्थापना किया था पुष्यभूति ने। हरिसेन, कलहन एवं कालिदास में से वह जिनकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है। कलहन हर्ष चरित्र नामक पुस्तक लिखी वानभट्ट ने। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित यह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग में, वह शासक जिसने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन ने होयसलेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा श्री राम मंदिर अयोध्या में से वह मंदिर जो वास्तुकला की वेसा शैली का उदाहरण है, होयलेश्वर मंदिर। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी के लगभग। कवि वान निवासी था पृथ्वीकूटा, सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में। हुइनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। का नाम था युआन च्वांग हुइनसांग। हर्ष के दरबार में हुइनसांग आया था स्वतंत्र रूप से। हुइनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कौशय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। चीनी यात्री हुइनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विद्यालय में। आज भी भारत में हुइनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयू की रचना। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, हुइनसांग उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है विनिमय पत्र का। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं इन तू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार है नालंदा। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी सामंतवाद का विकास। गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। सही सुमेलन है विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष। फाहियान 402 से 412 ईस्वी, हुइनसांग 629 से 45 ईस्वी, इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी, अल मसूदी 915 से 16 ईस्वी। सत्य कथन है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुइनसांग, अबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। शंबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। विदेशी यात्रियों के आगमन का आरोही क्रम है फाहियान, हुइनसांग, इत्सिंग, अल बरूनी।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान समकालीन था। चीनी तीर्थ यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग हर्ष से मिला और उसने उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता है वसूल कवि। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित के लिए उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है। जोशी मठ द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी में। 4 धाम में सम्मिलित है बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी तथा रामेश्वरम। छोटा 4 धाम में सम्मिलित है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। शासक और कवि, कवि और शासक रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय के समय में कवि थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के समय, दंडी नरसिंह वर्मन के समय, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, वानभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोक, उज्जैन सही सुमेलित है। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र कर्नाटक, हलेबीडु गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर हरियाणा। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य और कला। थैंक यू सो मच।